ये टॉपिक रिलेट करता है सन के बारे में, सूर्य के बारे में, जो आज के डेट में आज उसकी बहुत वैल्यू है। सूर्य की कीमत हमको समझ में आती है गर्मी में भी और ठंड में भी। गर्मी में तकलीफ देता है, वही सूर्य हमको क्या है, ठंड में आराम देता है। तो ये सन जो इतने एनर्जी दे रही है जिसके कारण हम आज के डेट में उससे काफी उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है और वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले बात है कि कई लोगों ने वो एक थ्योरी दी कि जनरली जो आज के डेट में समझा जाए तो भारत मतलब 36 ये जो आपका ये है जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है जहाँ पर जीवन मौजूद है। लेकिन कुछ लोग अभी और रिसर्च में है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको टाइटन नाम के जो ग्रह है वहां पर भी मौजूद है, और आजकल सुनने में बहुत आ रहा है वो फेक है कि क्या है, लेकिन उस पर काफी चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि एलियंस द्वारा एलियन आ रहे हैं जा रहे हैं यानी। लेकिन फिलहाल उस टाइटन वाला पार्ट को छोड़ दिया जाए, जो कहा जाता है कि मीथेन का जो तालाब है, मीथेन गैस का जो तालाब है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है और टाइटन पे ऑलरेडी रिसर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं तो किसके बारे में, सन पे, यानी कि एक पृथ्वी है जिसके पास एक एनर्जी सोर्स है सन के रूप में, जो हमको क्या दे रहा है, जो सन के रूप में एक एनर्जी है जिसके कारण ये पूरी दुनिया चल रही। अगर सन नहीं होता, सन के द्वारा एनर्जी नहीं आती तो यहाँ का टेम्परेचर इतना कम रहता जो आराम से सभी जीवन यापन करने के लिए ये पॉसिबल नहीं था। तो ये जो सन का जो एनर्जी है, ये सन का एनर्जी कहाँ से फॉर्म होता है, तो जनरली हमारे दिमाग में बचपन से जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एक ही थ्योरी आता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा ये होता है। ठीक है, वो तो प्रोसेस है, बिल्कुल सही है, लेकिन उस चीज के अंदर जाएंगे कि ये प्रोसेस होता क्यों और कैसे होता है। तो एक थ्योरी है, तो 4.5 बिलियन साल पहले सन का निर्माण हुआ ऐसा कहा जाता है। 4.5 बिलियन साल, बहुत समय पहले सन का निर्माण हुआ और ये सूर्य देव हमारे ऊपर प्रकाश तब से डालते जा रहे हैं। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण होने के पीछे कारण है कि एक थ्योरी है जिसका नाम था नेबुला थ्योरी। क्या नाम था, नेबुला थ्योरी। अब ये नेबुला क्या है, नेबुला थ्योरी क्या है, नेबुला थ्योरी के बारे में समझेंगे कि जब गैसों का समूह, यानी कि एक बादल किसका बादल, क्लाउड, किसका क्लाउड, एक पूरे गैसेस का क्लाउड क्या होता है, आपस में क्या हो, एक जगह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी कि वहां पर मौजूद जो गैसेस का एक बहुत बड़ा संग्रहण है उसके साथ अन्य पार्टिकल्स, जो अन्य कण हैं, आपस में मिलकर वहीं पर एक जगह क्या हो, इंजनों का समूह को ही क्या कहते हैं, नेबुला। क्या कहते हैं, नेबुला। और ये अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो धरती पर उस स्थान पर आके क्या हुआ, गिरा, और इस गिरने के कारण वो दोनों में क्या हो गया, संलयन हो गया या फ्यूजन हो गया। उसी कारण से एनर्जी उत्पन्न हुई। उसी थ्योरी को क्या बोलते हैं, नेबुला थ्योरी। क्या बोलते हैं उसको, नेबुला थ्योरी। नेबुला थ्योरी क्या है कि जो गैसेस मौजूद है उसके क्लाउड और पार्टिकल्स आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण उस स्थान पर गिरे और गिरने के कारण वो क्या हुए, फ्यूज हुए, और फ्यूज होने के कारण उससे क्या निकली, एनर्जी निकली। तो ये थ्योरी से शुरुआत हुआ सन का। तो सन के अंदर क्या मौजूद है, तो सन के अंदर सबसे पहली बात करें तो सन के अंदर जो गैसेस मौजूद है वो गैसेस कौन है, तो वो गैसेस है हमारे पास कि लगभग 70% जो गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन है। दूसरा, यहाँ पर लगभग 28% जो है वो क्या है, हीलियम है। क्या है, हीलियम है। और अगर बात करें बाकी की तो लगभग 2% आपका क्या है, ऑक्सीजन, आपको उसके बाद नाइट्रोजन, तो लगभग ये सब गैसेस मौजूद है वहां पर। अगर कणों की बात करें, पार्टिकल्स की बात करें, एलिमेंट की, तो यहाँ पर सल्फर मौजूद है, कार्बन मौजूद है, तो ये सब चीजें भी यहाँ पर मौजूद है। कहां पर, आपको सन पे। अगर हम बात करें किसकी, अर्थ की, तो अर्थ में क्या मौजूद है, अर्थ में जानते हैं हम क्या है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन जो 21% है, उसके बाद है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद 0.03%। लेकिन अगर हम लिस्ट देखें तो हमारे अर्थ में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। उसका रीजन क्या होता है कि अर्थ पे हाइड्रोजन क्यों नहीं है, तो अर्थ पे हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये बहुत हल्का है, हल्का होने के कारण ये हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अर्थ के हाइट से ऊपर जाते जाएंगे तो फिर हाइड्रोजन की
कंटेंट मिलने लगती है। तो ये यही हाइड्रोजन और हीलियम के कारण जो क्या हो, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके कारण ही सन में क्या होता है, एनर्जी फॉर्म होता है। तो सन की बात करें तो ये एनर्जी किस रेट में फॉर्म होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आइंस्टाइन साहब ने एक एनर्जी को एक डायग्राम दिया था जिसका नाम है E = mc², यानी कि एनर्जी इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। यानी इसका कहने का क्या मतलब था कि किसी बॉडी में अगर मास या तो कंबाइंड होगा या तो टूटेगा तो उससे क्या निकलेगा, एनर्जी। यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या हुआ कि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो E = क्या हो गया, mc²। अब यहाँ पर इसी थ्योरी के हिसाब से आगे बढ़ा गया और हमारे पास सन में भी उसी तरह एनर्जी फॉर्म होना चालू हो गया। अगर बात करें कि क्या केवल हाइड्रोजन के होने से ये फ्यूज हो जाएंगे, क्या हाइड्रोजन हीलियम अपने आप फ्यूज हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि अपने आप ये फ्यूज हो गए। उसको उस प्रकार की प्रकृति यानी कि उस एरिया यानी कि वहां का वैसा क्लाइमेटिक कंडीशन आपको क्या हो गया, देखना जरूरी है कि वो क्लाइमेटिक कंडीशन किस प्रकार का है। तो वहां पर अगर बात करें तो इस जो फॉर्मेशन होता है, ये जो कॉम्बिनेशन फ्यूजन होता है, तो वो सन के एक सबसे इनर पार्ट में होता है। उस पार्ट को हम लोग कहते हैं कोर। क्या कहते हैं उस पार्ट को हम? कोर। उस पार्ट को क्या कहते हैं? कोर, जहां पर ये एनर्जी फॉर्म होती है। यानी कि अगर कोर की बात करें तो यहां पर ही हमारा ये जो फ्यूजन रिएक्शन है वो होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, तो इसमें होता है फ्यूजन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। यानी कि दो प्रोटॉन्स, ये सब जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो मास अगर कंबाइंड होते हैं तो इससे कंबाइंड होने के कारण जो कण निकलते हैं, चाहे अल्फा पार्टिकल निकले, चाहे बीटा पार्टिकल निकले, चाहे गामा निकले, तो यहाँ पर से जो ये एसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होते हैं और उसके बाद जो एनर्जी निकलती है वही फॉर्मेशन होता है किसका सन के एनर्जी का भी कारण है। तो सन का जो एनर्जी फॉर्म होता है वो किस जगह पर होता है? कोर में होता है। तो दूसरा रिएक्शन में किस प्रकार के रिएक्शन होते हैं उस रिएक्शन को समझेंगे। तो नाभिकीय संलयन जैसा बताया वो तो होते ही हैं। तो नाभिकीय संलयन देखिए, यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटॉन्स है, ये आपस में क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर क्या होते हैं? एक नया न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं और इससे क्या निकलता है हमको? एनर्जी। यानी कि E = mc², मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहाँ पर आया क्या हमारे पास? नेबुला थ्योरी। अब नेबुला थ्योरी कहते हैं किसका काम है? ये क्या है? एनर्जी के कारण। एक और थ्योरी सुने होंगे आप लोग जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम नेबुला थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड विद द यूनिवर्स फॉर्मेशन। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के निर्माण में बिग बैंग थ्योरी आया। यहाँ पर हम सन के एनर्जी का फॉर्म करने के लिए क्या बताएं हम? नेबुला थ्योरी। तो कोई भी स्टार हो वो भी सन ये एनर्जी कहां से लाते हैं? तो ये प्रोसेस भी होता है किसके कारण? ये जो कोलिजन होता है किसका? एटम्स का, टू फॉर्म क्या? अदर पार्टिकल। और जहां पर मास कन्वर्ट होगा किसमें? एनर्जी में। यही कहलाता है आइंस्टाइन इक्वेशन। तो ये रिएक्शन समझिए। तो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं फ्यूजन में? तो देखिए क्या मौजूद है सबसे ज्यादा यहाँ पर 70% क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन जो है दो मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या होता है? टाइटेनियम। तो प्रोटियम यानी यहाँ पर क्या है? 2, यहाँ पर क्या है? ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन्स आपस में कंबाइंड हुए, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन और एक नया प्रोटॉन का निर्माण हुआ। साथ में क्या निकला? न्यूट्रॉन। और इसमें से कितना एनर्जी निकला? 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बोलते हैं, अब यहाँ पर देखिए, जिसका एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 2 होता है उसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो इस फ्यूजन रिएक्शन को कहा जाता है डीडी फ्यूजन या फिर ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम फ्यूजन। किसका फ्यूजन होता है यहाँ पे? ड्यूटेरियम का फ्यूजन होता है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है? यहाँ पर देखिए ड्यूटेरियम में फ्यूज करके फिर हाइड्रोजन का ही निर्माण करते हैं। और ये क्या है? टाइटेरियम। क्या है? हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप, ठीक है, उसका फॉर्म करता है। और इस एनर्जी कितनी निकलती है? 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक छोटा सा एक मॉलिक्यूल इसका टकरा रहा है, जितना एनर्जी निकल रही है मेगा वोल्ट के टर्म में। मेगा मींस 10⁻⁶। तो सोचिए कितने हाइड्रोजन वहां पे मौजूद है। लगभग 70% पूरा एक गोला ही है, तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होती होगी।
उसके बाद क्या है कि ये जो ड्यूटेरियम जब ट्यूटेरियम से कन्वर्ट करता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स 2 प्रोटॉन्स और यहाँ पर क्या है 3, ये जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, हीलियम का। और यह हीलियम का निर्माण होना ये थर्ड स्टेप हो गया फ्यूजन रिएक्शन का, और इसमें से एनर्जी निकलती है 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी कंटिन्यूस रिएक्ट जो करते जाते हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम इसको, चेन रिएक्शन। तो ये चेन रिएक्शन द्वारा क्या होता है कि यहाँ पर ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग किसकी, ये तो सिंपल फिजिक्स है कि फ्यूजन क्या होता है और फ्यूजन द्वारा कैसे ये एनर्जी फॉर्म करता है। अब आते हैं कि सन का जो इनर पार्ट है वो क्या क्या होते हैं। तो सन का जो पार्ट है उसको समझ लीजिए। तो सन का जो सबसे इनर पार्ट होता है, सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैसा मैं बताया कोर कहते हैं, जो लगभग पूरे रेडियस का 25%, कितना 25% जो रेडियस का कवर कर लेता है, और 99% जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है सन, वो कहां पर करता है, कोर में ही करता है। 99% ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कोर ओनली, यानी कि अगर 100% टोटल एनर्जी करता है तो उसका 99 भाग कौन कवर कर लेता है, कोर ही करता है, और यहाँ पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहती है। अब यहाँ पर जो कोर में क्या जरूरत है हमको, तो कोर में हाइड्रोजन अपने आप नहीं टकराता, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, काफी अधिक प्रेशर होता है, और ये काफी अधिक प्रेशर होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर लगभग 15.7 मिलियन किलो पास्कल, कितना 15.7 मिलियन किलो पास्कल का क्या है, केल्विन का, सॉरी हाँ किलो पास्कल का क्या है, यहाँ पर आपको प्रेशर बिल्ट होता है, और इस प्रेशर के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर जो हाइड्रोजन का क्या होता है, फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने के कारण यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये कहानी किसकी थी, कोर की, और कोर ही है जो 99% एरिया क्या करता है, कवर करता है। उसके कोर के बाद वाला जो रीजन है उससे हम आरजेड लिखा हुआ है, जो वो है रेडिएशन जोन। क्या कहते हैं उसको, हम एक एक करके सबको लिखेंगे। ये कौन सा जोन है, रेडिएशन जोन। रेडिएशन जोन क्या होता है, विकिरण जोन। नेक्स्ट जोन क्या है, विकिरण जोन, जो कोर से लगा हुआ है, और इस कोर के आगे यानी कि लगभग 30% तक, 30%, 25% तो क्या करता है, 99% तक फ्यूजन होता ही है। तो ये 30% तक यानी कि थोड़ा दूर आगे तक जाकर फ्यूजन अब बंद हो जाता है, फ्यूजन होना पॉसिबल नहीं है, अब नहीं होता, फ्यूजन ना के बराबर होता है। यानी अब इसके बाद जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या है, एनर्जी रुकता नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। तो एनर्जी अब यहाँ से रिलीज होकर कहाँ जाएगी, आउटर रीजन में जाएगी। तो नेक्स्ट रीजन क्या है, रेडिएशन रीजन। और रेडिएशन रीजन में जब ये जाता है तो यहाँ पर जब एयर का मूवमेंट, गैसेस का मूवमेंट होता है, तो इसकी डेंसिटी भी कम होते जाती है। तो जैसे जैसे कोर से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ की डेंसिटी जो घनत्व है वो भी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। तो कोर के बाद नेक्स्ट रीजन क्या होता है, रेडिएशन रीजन, जिसको विकिरण रीजन बोलते हैं, विकिरण क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद है नेगेटिव रीजन, उसके बाद है फोटोस्फीयर, ये लास्ट रीजन होता है फोटोस्फीयर, जहां पर आपको सन स्पॉट्स वगैरह मिलेंगे। और फोटोस्फीयर में भी हीट ज्यादा, जो बाहर वाला पार्ट, ये जनरली आपको कब दिखता है, जब सोलर इक्लिप्स, जब ग्रहण लगा रहता है उस समय ये पार्ट दिखता है, और इसी में सन स्पॉट मौजूद होते हैं। सन स्पॉट का मतलब होता है, आप देखे होंगे कि जब पिक्चर्स दिखाते तो बुलबुला टाइप का जो निकलता है, यानी कि गड्ढा रहता है और उसके अंदर लगता है कि वहां से क्या निकल रहा है, आग का बुलबुला निकलता है, वो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सन स्पॉट बोलते हैं। लास्ट स्फीयर कहा जाता है इसको, लेयर होता है पतला सा, उसे हम कहते हैं कोरोना। तो यहाँ पर भी कोरोना आखिरी रीजन है, जो उसका पाथ दिखाता है सन का, ये जो सरफेस शो करता है वो क्या है, कोरोना है। तो ये जनरली जो सन है उसका अलग अलग क्या है, पार्ट है, और एक एक करके हम इसके बारे में देखते हैं कि कौन से रीजन में कितना टेम्परेचर रहता है, किसकी डेंसिटी कितनी होती है। चलिए एक एक करके जोन को देखते हैं, किस जोन में क्या होता है और कितने उसके टेम्परेचर होते हैं। तो सबसे पहला और इनर जोन है, उस जोन को क्या कहते हैं हम, कोर। क्या कहते हैं, कोर। तो इनर जोन कितने प्रतिशत तक फैला हुआ रहता है, तो 20 to 25% ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 20 to 25% कवर करता है
अर्थ का मतलब सन का जो टोटल रेडियस का 20-25% में कोर फैला हुआ रहता है। यहाँ पर जैसा बताया गया कि यहीं पर सारे फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, तो जो हाइड्रोजन वगैरह को ये जो कंबाइन होता है तो ये अपने आप नहीं होता, इसको रिक्वायर्ड होता है बहुत ज्यादा प्रेशर। तो वहां पर बहुत ही एक्सेस प्रेशर होता है, वो प्रेशर होता है लगभग 250 बिलियन किलो पास्कल। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। 250 बिलियन किलो पास्कल का प्रेशर वहां मतलब प्रकृति द्वारा मिला है, जिसके कारण ये फ्यूजन रिएक्शन हो पाता है। उसके बाद वहां पर जो टेम्परेचर होता है लगभग 15.7 मिलियन केल्विन होता है, बहुत ही बड़ा, बहुत हाई टेम्परेचर है। और इसी क्षेत्र में कोर में ही मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर्म होता है और 99% जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है सन द्वारा वो कहां पर होती है, कोर में होती है। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर जो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, जो आइंस्टाइन इक्वेशन के हिसाब से E = mc² के हिसाब से जो रेट है, उस रेट को क्या कहते हैं, कितना रेट है, ये रेट है 4.26 मेट्रिक टन पर सेकंड। एक सेकंड में इतना मेट्रिक टन एनर्जी वो ट्रांसफर करता है, यानी हाइड्रोजन से कन्वर्ट करता है, जो लगभग 9.19 10⁹ मेट्रिक टन के बराबर है, जो कि एक टीएनटी विस्फोट होता है उसके इतने गुना ज्यादा है। यानी कि एक टीएनटी के विस्फोट के कितने ज्यादा गुना ज्यादा है, 9.19 10⁻10। ये बहुत ही बड़ा वैल्यू है। यानी कि जो यहाँ का स्थिति है वो काफी बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ मिलता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, और यही टेम्परेचर आगे जाके क्या होती है, रेडिएट होती है। और रेडिएट होने के लिए वो किस जोन में जाएगा, रेडिएशन जोन में। इसमें जाएगा विकिरण जोन में। और इस विकिरण जोन का जो एरिया है, तो ये कितना फैला हुआ था, 20-25%, और ये 0.7 रेडियस, जितना भी रेडियस है, त्रिज्या है जो सन का, सूर्य का, उसका 0.7 रेडियस में क्या होता है, फैला हुआ रहता है, यानी स्प्रेड हुआ रहता है। ठीक है, इस जोन में रेडिएशन यानी कि हीट के ट्रांसफर होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, डेविएशन आता है, चेंज होता है, और टेम्परेचर कम होता है। लगभग 7 मिलियन केल्विन से 2 मिलियन केल्विन तक ये पहुंच जाता है, जो सरफेस तक पहुंचते जाएंगे तो टोटल यहाँ पर टेम्परेचर है। और साथ साथ यहाँ पर डेंसिटी भी कम होती है मास ट्रांसफर होने के कारण, और यहाँ पर 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 0.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक चला जाता है, यानी डेंसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट रीजन में आते हैं, जो रेडिएशन रीजन के ठीक बाद रीजन है जो मैक्सिमम एरिया कवर करता है, वह संवहन क्षेत्र, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन रीजन। कन्वेक्शन रीजन में यहाँ पर क्या होगा, रेडिएशन रीजन से यहाँ पर टेम्परेचर और कम होगा, और यहाँ पर क्या होता है, जो प्लाज्मा फॉर्म होता है, प्लाज्मा वेरिएशन फॉर्म होता है, वो प्लाज्मा फॉर्म उसका जो डेंसिटी होता है, जो प्लाज्मा का एग्जांपल क्या होता है, प्लाज्मा का स्टेट आप जानते हैं, कई प्लाज्मा जैसे बिजली कड़कना, इस तरह से वहां पे जो एनर्जी फॉर्म होता है, कि उसका जो डेंसिटी वो कम होने के कारण अब क्या होता है, यहाँ पर एक फ्लो फॉर्म होता है, एक करंट फ्लो होता है, एक प्रवाह क्षेत्र फॉर्म होता है, उसी को कहते हैं करंट डेवलप इन द सिस्टम। क्या हो गया यहाँ पर, करंट डेवलप। यही करंट डेवलप होने के कारण, यही फ्लो डेवलप होने के कारण जो एनर्जी होता है वो अब क्या होता है, कोर से धीरे धीरे कन्वेक्शन से अब वो किस में जाता है, फोटोस्फीयर में, और ये धीरे धीरे सरफेस ऑफ अर्थ पर आएगा। और यहाँ पर जो होता है टेम्परेचर वो होता है लगभग 5700 केल्विन। कितना होता है, 5700 केल्विन टेम्परेचर होता है। कहां पर, अर्थ के सरफेस में। कहीं कहीं किसी बुक में 6000 भी दिया हुआ है, लेकिन आप इसको लेके चलिए 5700 केल्विन। तो जितने भी हीट है वो सारे हीट कन्वेक्शन रीजन से कहां चला जाता है, फोटोस्फीयर में, ड्यू टू द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा। नेक्स्ट रीजन जो है वो हमारा क्या है, फोटोस्फीयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज है वो है 4500 टू 6500 केल्विन, या इसको हम फ़ारेनहाइट में देख सकते हैं। तो यहाँ जो फोटोस्फीयर है, जो लाइट फॉर्म होता है सन से, बाकी तो अभी हीट हो रहा था, ये जो लाइट फॉर्म होता है यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होने का, वो किस रीजन में होता है, फोटोस्फीयर में। यहीं से लाइट क्या होती है, स्प्रेड होती है, और यहाँ से विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ रेज भी निकलते हैं। और वो रेज कौन कौन से हैं, तो ये रेज हैं एक्सरे, ठीक है, उसके बाद आता है आपका गामा रे, उसके बाद आता है यूवी रेज, उसके बाद आता है इलेक्ट्रो विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। ये सारे रेज यहीं से निकलते हैं।
और ये सब काफी हाई इंटेंसिटी के रे होते हैं। इस कारण से अगर ये अर्थ पर पहुंच गए तो हमको काफी नुकसान होगा। इस कारण से प्रकृति ने हमें एटमॉस्फेयर में एक लेयर दिया जिसका नाम है आयनोस्फीयर। सुने होंगे आप, आयन मंडल। आयनोस्फीयर जो होता है, ये आयनोस्फीयर जो टॉप थर्मोस्फीयर का ही एक भाग होता है, आयनोस्फीयर जो इन रेडिएशंस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें एब्जॉर्ब करते करते जो यूवी होता है, यूवी के होते हैं 3 प्रकार, यूवी ए, बी और सी। तो इसमें से ए और सी तो पहले क्या होता है, रेडियो एब्जॉर्ब हो जाता है। यूवी बी से हमको बचाता है, जो हमारे शरीर में कैंसर का कारण बनता है। ये बचता है कहां से, ओजोन के कारण। जो ओजोन लेयर है वो यूवी बी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी आता है यूवी बी से। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज है। तो ये सारे जो रेडिएशन जो हम लोग अभी एक्सरे यूज करते हैं मेडिकल क्षेत्र में, वो यहीं पर बिल्ड किया जाता है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, इतना रेडिएशन वो सन अपने आप ही क्या करता है, जनरेट करता है। तो ये कहाँ जनरेट होता है, फोटोस्फीयर में। यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फोटोस्फीयर के ठीक बाद वाला जो रीजन है उसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमेटिक मींस लाइट से संबंधित है, जो लाइट स्प्रेड होता है हमको दिखता है वो वाला पार्ट। और ये जनरली 1500 किलोमीटर पर फैला हुआ रहता है। इसकी टोटल एरिया लेंथ कितनी है, कितनी रेंज है, 1500 किलोमीटर इसका रेंज है। और ये सुपर हीटेड कहलाता है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर फोटोस्फीयर के कंपैरिजन ज्यादा होता है। इसी तरह आगे कोरोना क्षेत्र में जाएंगे वहां पर और ज्यादा होगा। और ये क्रोमोस्फीयर कहाँ दिखता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब सोलर इक्लिप्स होता है, ग्रहण लगता है, उस समय इसको हम देख पाते हैं। तो ये एनालिसिस टेलीस्कोप वगैरह से किया जाता है। बाकी आप एक्सरे वाला से भी आप देखे होंगे, कई बार एक्सरे का जो प्लेट आता है उससे भी देखा जा सकता है। उसके लिए अलग से गॉगल्स भी आते हैं। डायरेक्ट सनलाइट हम नहीं देख सकते क्योंकि उस समय यूवीज का ज्यादा इफेक्ट रहता है और हमारे आंखों के पर्दे को नुकसान, आंखों के जो लेयर है उसको क्या, कॉर्निया को इफेक्ट करता है। इस कारण से उसको डायरेक्ट देखने से मना कहा जाता है क्योंकि उस समय ये एक्टिव मोड में रहता है और दिखता है। तो ये क्रोमोस्फीयर की कहानी है। जो लास्ट लेयर है इसके बाद वो लेयर है, उसको हम लोग कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना। लास्ट रेंज है कोरोना। कोरोना क्या है, कोरोना में जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 3.5 मिलियन किलो केल्विन होता है, लगभग मिलियन फ़ारेनहाइट आपका वहां का टेम्परेचर होता है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे हम कहते हैं क्या, कोरोना। तो ये कहानी रही किसकी, सन के पूरे पार्ट की, जो शुरू होती है कहां से, कोर से, और ये खत्म होती है जाके कोरोना पे। और ये जो स्थिति है सन की, आप इसमें देख सकते हैं डिटेल की सन की दूरी कितनी है, ये सारे आपको दिख रहा होगा। ये आपका फॉर्मेशन करता है किसका, कोरोना का। और लास्ट लेयर क्या है, कोरोना। ये दोनों हमको कहाँ पे दिखते हैं, ये हमको जब इक्लिप्स होता है उसमें आसानी से देखा जा सकता है। और इसमें जब बात करेंगे कि सन स्पॉट्स कहाँ होते हैं, तो सन स्पॉट्स होते हैं, सन स्पॉट्स होते हैं कन्वेक्शन रीजन में। जो ब्लैक कलर का धब्बा स्ट्रक्चर दिखता है इसमें सन पर, वो कौन सा क्या कहलाता है, सन स्पॉट्स। और ये सन स्पॉट्स कहाँ होते हैं, कन्वेक्शन रीजन में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सन के पार्ट बिल्कुल समझ में आएंगे, कैसे एनर्जी फॉर्म होता है, फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन वाले क्लास हम ऑलरेडी न्यूक्लियर एनर्जी में कर चुके हैं, तो उसके बारे में आप वहां पर वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसको आप एक एक पॉइंट को समझेंगे और ये डेटा को जरूर लिखेंगे। और आपको इससे रिलेटेड नोट्स हिंदी या इंग्लिश आपको चाहिए होगा तो आप बिल्कुल मेल कीजिए, मैं उसको सेंड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसको रखते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कीजिए। और लेक्चर्स के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियोस को देखा कीजिए, जिसके देखने के कारण आपको एक एक पॉइंट को समझ में आसानी से आ जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।